नमस्कार, कहानियाँ कॉलिंग में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक महिला की स्वाभिमान की है। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिना किसी विलंब के। बात आज से कुछ 70-75 वर्ष पुरानी है कि अमला के पिता ने अमला का ब्याह नवीन बाबू से करवा दिया था। अब अमला इस बात से बड़ी नाखुश थी। इसका कारण यह था कि अमला के पिता ने नवीन बाबू से 5 लाख रुपए का, उस वक्त में 5 लाख रुपए का एक बड़ा कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पा रहे थे। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमला का ब्याह नवीन बाबू से करवा दिया। और यह बात अमला जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की को बड़ी चुभ रही थी। उसे लगता मेरे पिता ने कैसे मेरा सौदा कर दिया। उससे ज्यादा उसे गुस्सा आता था नवीन बाबू पे। सोचती थी कि पैसों के धौंस पे कैसे इन्होंने मुझे मूल्य देकर खरीद लिया। विवाह एक पवित्र बंधन है, आत्मा का बंधन है, ऐसा वो मानती थी। कोई पैसे देके किसी स्त्री को थोड़ी खरीदता है। और इसी कारण से उनसे दूरी बनाए रखती थी और हमेशा जनाब, महाशय, श्रीमान इस तरह से ही उनसे वार्तालाप करती थी। कई बार उसे अपने पिता पे भी क्रोध आता था, पर फिर वह स्थिति समझती तो उसे लगता कि 5 लाख रुपए देने थे और उसके पिता के पास उस वक्त तो 5,000 रुपए भी नगद न थे। बेचारे करते तो क्या करते। और वह एक पितृभक्त किस्म की लड़की थी जिसने इस चीज को अंततः स्वीकार कर लिया था। उसे कई बार अपने घर की याद आती थी, लेकिन फिर यह सोच करके कि जहां उसका सौदा हो गया उसे वापस वहां नहीं जाना। इधर नवीन बाबू, जो कि एक बड़े ही सज्जन पुरुष थे, दिखने में भी सुंदर, सुडोल, बहुत ही व्यवहारिकता में से परिपूर्ण और एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें इस बात का घमंड जरा भी ना था। उन्होंने पूरा समय दिया अमला को कि वह इस चीज को धीरे धीरे हजम कर पाए, समझ पाए और चीजें बदले। अब 6 माह हो चुके थे उनके ब्याह को, लेकिन अमला के रुतबे में कोई फर्क ना था नवीन बाबू को लेकर। बट नवीन बाबू अपनी कोशिशें जारी रखते थे। कोशिश करते थे कि कभी उसे घुमाने ले जाए शाम को, तो वो एक कागज पर लिख करके नौकर के द्वारा उसको वो पर्ची भिजवाते थे कि क्या आप मेरे साथ घूमना जाना पसंद करेंगी। कई बार अमला मना कर देना चाहती थी, बट उसे लगता नहीं कि मैं इनके साथ, इनके आश्रय में हूं, कैसे किसी को यूं मना कर सकती हूं। और वो बैल्कनी से जाके नीचे देखती तो देखती ऊपर मुस्कुराते हुए नवीन बाबू उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मना ना कर पाती, पर जाने के लिए उन्हें कहती अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गाड़ी में पीछे बैठ जाऊं। लेकिन नवीन बाबू कहते कि अगर आप मेरे साथ आगे बैठेंगे, आगे वाली सीट पे, गाड़ी मैं ही चलाने वाला हूं, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वह उनकी बात का सम्मान करके बैठ जाती, लेकिन बातचीत कुछ ना करती, क्योंकि उसके मन में कहीं खुशी न थी। घर पे नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, नीचे गाड़ी, बंगला, सब कुछ था। बट जब मनुष्य का मन प्रसन्न ना हो तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। तो वह आसाम से मुंबई तो आ गई थी इनके पास, और नवीन बाबू उसे समुद्र के तट पे गाड़ी में घुमाने ले जाया करते थे और फर्राटे से गाड़ी चलाते थे। अब जब वो देखते कि हाँ कोई बातचीत नहीं हो रही, कभी कभी वो इस प्रकार की बात छेड़ते थे कि देखो ना किस तरह का क्रोध है। तो इस पे अमला को जवाब देना पड़ता, किसका क्रोध, कौन से क्रोध की बात कर रहे हैं आप। वह कहती वही देखो लहरों का क्रोध, कैसे समुद्र से नाराज होके
बड़ी तेजी से वापस आती है और तट से टकरा करके, चट्टानों से टकरा करके वापस समुद्र में मिल जाती है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है कि बेचारी उन उठती हुई लहरों के साथ वो मछलियां बाहर आ जाती है, जिनका भोजन समुद्र के आसपास रहने वाले पक्षी उनका बना लेते हैं। तो गुस्सा किसी का पर निकलता किसी पे है। वह उनके इस व्यंग को, इस तथ्य को कुछ समझ जाती थी कि इशारा उनका किधर है, पर वह एक स्वाभिमानी औरत थी, तो उसका मानना था कि मैं इस तरह इनकी बातों में आने वाली नहीं। उस दिन जब शाम को वो वापस घर लौटे तो अमला ने साफ साफ नवीन बाबू को कह दिया कि मुझे आपके इस बनिएपन से बहुत घृणा है। आपने मुझे मोल खरीदा है। स्त्रियां मोल नहीं खरीदी जाती, स्त्रियों को जीता जाता है, उनका हृदय जीता जाता है। मैं आपसे घृणा करती हूं और करती रहूंगी, और आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मैं कभी आपकी होने वाली नहीं हूं। मैंने ना आपको वरा है और ना आप मेरे पति हो। बोल करके उसे खुद ही एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। उसने नवीन बाबू की आंखों में थोड़ी कुछ नमी देखी, पर नवीन बाबू अपना धैर्य बनाए रखते और चीजों को संभल जाने की, बातें संभल जाए, समय के हिसाब से चीजें बदल जाए, इसके इंतजार में रहते। बट उनका प्रयास कभी कम ना होता कि मैं अमला को जीत लूंगा। उस दिन उन्होंने भी उसे पलट के कहा, एक भीनी सी मुस्कुराहट के साथ, कि अभी तो मैंने तुम्हें मूल्य देकर खरीदा ही है, आगे मैं तुम्हें जीत के भी दिखाऊंगा। अमला के तन बदन में जैसे आग लग गई कि देखो इस मनुष्य की धृष्टता देखो, कहता है मुझे खरीद लिया है, अब मुझे जीत भी लेगा। वो आग बबूला होकर अपने कमरे में चली गई। और इसके बाद कुछ यूं हुआ कि नवीन बाबू थोड़े से व्यस्त रहने लगे और 4-5 दिनों से अमला को नजर नहीं आए। अमला के दिल में भी थोड़ी बेचैनी होने लगी, क्या हो गया, नवीन बाबू क्यों नहीं दिख रहे, क्यों उसके पास नहीं आ रहे, क्यों उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो वह खुद ही उनके पास चली गई और यह ख्याल लेके चली गई कि मैं एक पढ़ी लिखी एमए करी हुई लड़की, मैं क्यों घर पे बैठ के किसी पे बोझ बनूं, क्यों ना मैं कुछ कामकाज करूं, इस बहाने शायद मैं अपना जो मूल्य है वो चुका सकूं। यही बात लेकर के वह नवीन बाबू के पास गई। नवीन बाबू ने पहले तो कहा कि तुम्हें काम करने की आवश्यकता ही क्यों है, लेकिन वह चिढ़ के बोली कि मुझे तो आपका ऋण चुकाना है। इस पे नवीन बाबू जरा मुस्कुराए और बोले, देखो तुम्हें जो एमए की डिग्री के साथ जो नौकरी मिलेगी, क्योंकि समझिए ये बात सन 1947 के आसपास की है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें जो नौकरी मिलेगी वो 200-300 रुपए की मिलेगी नौकरी, तनख्वाह। अगर मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं तो शायद कोई तुम्हें दूना दाम दे दे, 500 रुपए दे दे। लेकिन 5 लाख रुपए का जो ब्याज होता है, जो कि मैंने बहुत ही कम दरों पे तुम्हारे पिताजी को दिया था, उसका ब्याज ही 2,500 रुपया मासिक होता है। तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन यह असंभव है कि तुम ये ऋण उतार दो। अमला को इस बात समझ आई कि बात तो सही कह रहे हैं, बट वो छोटा सा चेहरा लेके चली गई। उससे पहले कि नवीन बाबू से कहते जी सुनो, वो जा चुकी थी। अगले दिन सुबह नवीन बाबू ने फिर एक पर्ची भिजवाई नौकरों के द्वारा कि अगर आप मेरे साथ चाय पिए, मुझे कृतार्थ करें, तो आपसे मैं कुछ नौकरी के विषय में बात करना चाहता हूं। तो इसका जवाब में अमला खुद ही चली आई, क्योंकि अब वो नौकरी करने को आतुर थी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कल की बातों के हिसाब से मैंने थोड़ा विचार किया है और आपको एक कंपनी में मैनेजर की पोजीशन में दिला सकता हूं, लेकिन काम भारी जिम्मेदारी का है। आपकी थोड़ी सी चूक से भी
मालिक को बहुत नुकसान, लाखों का नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही मन लगा के और बहुत ही मेहनत से आपको यह काम सीखना है। अमला राजी हो गई, बड़ी खुश हो गई कि कहां 200-300 रुपए की बात हो रही थी और कहां वो 1000 रुपए पे पहुंच गई। और 1000 रुपए उस समय एक बड़ी रकम होती थी। तो उसने बोला कब से जाना है, कहां जाना है? उन्होंने बोला आज ही 11 बजे चलिए। वो भौचक्की रह गई, बट बिना कुछ बात किए वो 11 बजे उनके साथ जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए तैयार थी।